नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। आज हम फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से। श्रवण जी जिनकी बातों से, जिनकी टिप्पणियों से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं। तो श्रवण जी के पास जाएंगे और दरअसल आज बड़े महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करेंगे। महत्वपूर्ण विषय क्या है? मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख दिल्ली आते हैं, 3 दिन का प्रवास करते हैं, बौद्धिक देते हैं, पत्रकारों से रूबरू होते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं और आरएसएस की छवि, इमेज को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच कुछ राजनीतिक बयानबाजियां भी उसमें होती हैं जिसके अर्थ निकाले जाते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों मोहन भागवत ने एक बड़ी टिप्पणी की थी मोरोपंत पिंगले के माध्यम से कि 75 साल होने के बाद लोगों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। अब उन्होंने कहा है कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं 75 साल के बाद रिटायर होऊंगा, या मैंने किसी और के लिए भी नहीं कहा। यानी जो अटकलें पिछले 2-3 महीनों से लग रही थी वो अटकलें यूं ही लग रही थी, अफवाहें थी। तो फिर उन अटकलों की शुरुआत क्यों की गई थी? और अब इस मौके पर यह स्पष्टीकरण देने की जरूरत क्या थी? क्या किसी ने मोहन भागवत जी से कहा था कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए? क्या किसी नरेंद्र मोदी जी से कहा था कि आप 75 साल के हो गए, अब आप इस्तीफा दे दीजिए? मुझे तो ध्यान नहीं पड़ता कि सत्ता पक्ष की तरफ से किसी ने कोई इस तरीके का कोई इशारा किया। तो मोहन भागवत को अब यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो कहीं सीजफायर करना चाहते हैं? जैसा कहा जा रहा है कि उनके और मोदी के बीच में एक द्वंद्व है, एक संघर्ष है। क्या उस ओर इशारा है? जो लोग बहुत सारी बातें कह रहे थे कि सितंबर के महीने में बहुत कुछ हो सकता है, क्या वो संभावनाएं, वो आशंकाएं टल गई हैं? जानेंगे श्रवण जी। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, मोहन भागवत इतने चर्चा में बने रहते हैं, उनसे आर्ट ऑफ मीडिया लिविंग का एक कोर्स करना चाहिए बीजेपी और आरएसएस के लोगों को, कि 75 साल की उम्र में भी कैसे चर्चा में बने रह सकते हैं, कुछ नहीं करते हुए भी, मतलब बैठे ठाले। मतलब मोदी जी और भागवत साहब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पितृ पुरुष हैं दोनों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के आर्टिलिजेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है कि ये सालों से, पीछे 2014 से दोनों जो हैं पूरे देश को मूर्ख बना रहे हैं और देश बन भी रहा है, बहादुरी के साथ बन रहा है। देश को कोई उसमें दुख भी नहीं है कि अरे यार 11 साल से भागवत साहब भी मूर्ख बना रहे हैं, मोदी जी तो बना ही रहे। एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार ने इनके आगमन पर, भागवत जी के दिल्ली आगमन पर एक खबर प्रकाशित की। अंग्रेजी अखबार है, प्रतिष्ठित अखबार है, सब लोग पढ़ते हैं, कि दिल्ली प्रवास के दौरान पूरे देश की या बीजेपी और संघ की नजरें मोदी जी और भागवत के बीच में होने वाली मुलाकात पर टिकी हुई है। ये उन्होंने छापा प्रमुखता से, उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आया होगा, मैंने तक उस पर पढ़ा। इस मुलाकात के बारे में भी उन्होंने कहा क्या क्या होने वाला है। उन्होंने कहा यूनियन कैबिनेट का रिशफल हो रहा है, उसमें संघ का प्रभाव, बीजेपी के नए अध्यक्ष पर चर्चा, राजभवन में जो रिशफल होने वाले हैं उस पर चर्चा। और खबर ये भी दी कि पीएम अब चूंकि 2 तारीख को जापान और चीन, 2 सितंबर को लौटेंगे अब चीन और जापान से, और उसके बाद 7 सितंबर से 21 सितंबर तक पितृपक्ष लगने वाला है। पितृपक्ष में शुभ काम नहीं होते हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये दोनों मोदी, ये इन्होंने शुभ काम नहीं होते हैं, इसीलिए ये इन्होंने, आरएसएस प्रमुख ने कह दिया कि हम इस्तीफा नहीं दे रहे। और उनने मोदी जी के बारे में कह दिया क्योंकि शुभ काम नहीं करना है हमको पितृपक्ष में, तो और दोनों के जो जन्मदिन है वो पितृपक्ष में पड़ रहा है। तो 3 से 6 तारीख तक या तो 4 दिनों में या फिर 21 सितंबर के बाद ही सारे शुभ काम हो पाएंगे,
ये मतलब अखबार की ध्वनि थी। अब पितृपक्ष में आशुतोष जी उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो रहा है, 9 तारीख को हो रहा है। और अब अपन पता कह नहीं सकते, क्योंकि शुभ काम नहीं करते हैं, तो अब ये बीजेपी के लिए कैसा साबित होगा कह नहीं सकते। अब दिक्कत क्या है कि पितृपक्ष प्रारंभ होने के पूर्व भारतीय जनता पार्टी की पितृ संस्था के पितृ पुरुष ने जो दिल्ली में उद्गार व्यक्त किए, जिसका आपने जिक्र किया, उनसे उन सब अनुमानों के जवाब मिल गए जो अखबार ने उठाए थे, अखबार ने प्रकट किए थे। मतलब बिना मुलाकात के ही सारे समाधान भागवत साहब ने कर दिए। जैसे भागवत साहब ने कहा कि कोई भी आनुषंगिक संगठन, संघ का कोई भी आनुषंगिक संगठन मतलब बीजेपी, संघ की सबऑर्डिनेट नहीं है, ये उन्होंने कहा। मतलब उन्होंने कहा कि भाई जो बीजेपी है वो संघ के अंतर्गत नहीं, और ये गलत है कि संघ बीजेपी के लिए सब कुछ तय करता है, ये उन्होंने क्लैरिटी कर दी। फिर उन्होंने कहा कि भाजपा में वही होता है जो संघ चाहता है, अगर ऐसा होता तो अभी तक तो अध्यक्ष चुन लिया जाता, ये उन्होंने कहा पार्टी का। मतलब इसका जो वो कह रहे हैं कि हमारी नहीं चलती है बीजेपी में। फिर उन्होंने कहा कि 75 के होने पर न तो मुझे इस्तीफा देना है, न मैंने किसी से कहा है इस्तीफा देने के लिए, ये भी उन्होंने क्लियर कर दी। ये सारी चीजें वो क्लियर करके चले गए। मतलब बहुत ही ये जो मैंने बताया पीड़ादायक जवाब उन्होंने दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिन की व्याख्यान माला के अंतिम दिन, जब वो उनको लगा कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं और वो जापान रवाना हो गए, तो फिर उन्होंने ये प्रश्नोत्तर काल भी कर दिया। अब ये पूछना, ये पता नहीं चल पाएगा आशुतोष जी कि ये जो सवाल है ये पूछने की हिम्मत किसने की, और या फिर पूछवाए गए। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको बोलना होता है तो पूछवा भी लेते हैं कि भैया तुम ये पूछना, मैं ये जवाब देने वाला हूं। अब ये जो आशुतोष जी, ये जो संघ और बीजेपी को लेकर जो अफवाहें बनी रहती है या बनाई जाती हैं, उसके केवल 2 कंक्लूजन है। एक का तो मैंने जिक्र किया कि ये जो दोनों लोग जो हैं, या तो बारी बारी से या एक साथ मिलके सारे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। कहावत तो ये कि कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बनाया जा सकता है, कुछ लोगों को सारे समय के लिए बनाया जा सकता है, पर ये लोग सारे लोगों को सारे समय के लिए बना रहे हैं। दूसरा आशुतोष जी ये मामला है कि 28 अगस्त को वो जिस विज्ञान भवन में जिस भागवत पुराण का पारायण हुआ, उसे ये उस महाभारत का अंतिम अध्याय भी मान सकते हैं, जिसका पहला चैप्टर लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान हमारे नड्डा जी के जरिए जारी किया गया था। वो ये था कि आपको पता ही ये कई बार रिपीट हो चुका है कि भाई अब हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं बीजेपी, इसलिए हमको संघ की जरूरत नहीं है। संघ को अपना काम, मूल काम करना चाहिए। अब ये हमको क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए, मतलब जिस भारी मन से भागवत साहब लौटे होंगे नागपुर कि मोदी जी मिले नहीं, ना जापान चले गए, 2 तारीख को आएंगे, फिर क्या होगा पता नहीं। भागवत साहब की दिल्ली विजिट के दौरान जो एक व्यक्ति का नाम प्रमुखता से प्रकट हुआ जो उनसे मिला था, और उसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। उनकी भागवत साहब से 45 मिनट की बातचीत हुई थी, और वो फिर झंडेवालान स्थित आरएसएस के मुख्यालय से, कार्यालय से सीधे हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए थे, भोपाल के लिए।
उसके बाद खबर लगी चली अखबारों में कि अब ये नए अध्यक्ष यही बनने वाले हैं। डिबेट भी हो गई उस पर काफी। शिवराज सिंह से पूछा गया, ग्वालियर में पूछा गया कि भाई आप क्या अध्यक्ष बनने वाले हैं? तो बोले न तो मैंने कभी इस बारे में सोचा था और न ही किसी ने मुझे कहा है। उन्होंने कहा मेरे सामने तो एक ही गोल है, मोदी जी ने मुझे जो दिया है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना और किसानों की आय को कैसे बढ़ाना, उस नए रूरल एरियाज कैसे विकसित करना और लखपति दीदियों की संख्या कैसे बढ़ाना। मेरा एक इसमें अनुमान ये है कि शिवराज सिंह को लेकर बहस करना भी नहीं चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिवराज सिंह को अध्यक्ष बनाने का मतलब होगा कि मध्य प्रदेश को हाथ से खोना। कारण शिवराज सिंह की और मोहन यादव के बीच में 36 का आंकड़ा है और शिवराज सिंह के बनते ही सबसे पहली सरकार जो डिस्टेबलाइज होगी वो मध्य प्रदेश की होगी। इसलिए मोदी जी और शाह साहब दोनों नहीं चाहेंगे कि शिवराज सिंह को इस कीमत पर बनाया जाए। तो इसलिए ये जो चर्चाएं चलती रहती शिवराज सिंह, वो अब शिवराज सिंह अब ऐसे आलू नहीं बचे कि उनको हर सब्जी में डाला जा सके। मतलब वो हो गया उनका कार्यकाल, वो चल रहा है। 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भाषण दिया था, ऐतिहासिक भाषण, और उसमें संघ की तारीफ में जो उन्होंने कसीदे पढ़े थे, उसके बाद सब चर्चाएं होने लगी थी, सब ठीक हो गया और संघ की शरण में चले गए हैं। अब वो भागवत साहब ने जो कहा 28 तारीख को, उसने तो सब उल्टा कर दिया, न ये गए न वो गए। अब हमको क्या प्रतीक्षा करना चाहिए, मतलब देश को क्या प्रतीक्षा करना चाहिए? मोदी जी जापान, फिर चीन, फिर आएंगे तो उनको शायद अमेरिका भी जाना है। तो भागवत साहब क्या करेंगे या संघ क्या करेगा या क्या होगा? संघ का जो शताब्दी वर्ष है उसमें क्या होता है ये देखना पड़ेगा। और वो कुछ संयोग से आशुतोष जी 2 अक्टूबर पड़ रहा है, विजयादशमी 2 अक्टूबर को पड़ रही है। मतलब कुछ संयोग ऐसा बना कि बापू को सबसे ज्यादा गालियां देने वाले संगठन का शताब्दी वर्ष और विजयादशमी एक ही दिन पड़ रहा है। तो अब ये जो घटनाक्रम है, मतलब घटनाक्रम कौन सा? 2 सितंबर को प्रधानमंत्री लौटेंगे और 2 अक्टूबर विजयादशमी के बीच एक महीना जो है ये रहेगा क्रूशियल। इसमें क्या घटनाक्रम बनता है और उस घटनाक्रम में शताब्दी वर्ष के समारोह में पीएम की भागीदारी, वहां उनका कहना, और संघ की रुचि बिहार के चुनाव में कितनी दिखती है कि संघ ने मान लिया है कि बिहार के चुनाव में पढ़ना नहीं है अपने को। अमेरिका को लेकर मोदी जी के जो संकट हैं आशुतोष जी, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम रोज देख रहे हैं, हर दिन। और ये चीन यात्रा बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। दूसरा ये कि संघ का और हिंदुत्व का और बीजेपी का बहुत बड़ा कारोबार अमेरिका में है। तो ये बात अलग है कि 50 लाख भारतीय मूल के नागरिक हैं वहाँ, तो वो भी एक है। और ये सब हिंदुत्व का मामला चीन में और रूस में नहीं है, तो एक बड़ा संकट वो भी आने वाला है। तो अब देश के लिए क्या सूचना है पूरी के पूरे मामले में, वो अपन आते हैं। देश के लिए सूचना ये कि भागवत साहब रिटायर नहीं हो रहे हैं, जैसा कि 11 सितंबर के बारे में आपने भी कह दिया, भूमिका में उल्लेख किया, मोरोपंत पिंगले का उल्लेख किया आपने, तो वो रिटायर नहीं हो रहे हैं। दूसरा इसका आप अर्थ ये लगा सकते हैं
कि भागवत साहब मोदी जी के रिटायरमेंट तक बने रहेंगे पद पर, मतलब वो पहले प्रतीक्षा करेंगे मोदी जी रिटायर कब होते हैं, क्योंकि अब संघ में मोदी जी को रिटायर करने वाला आदमी बस एक भागवत ही है, जो वो अगर बने रहते हैं तो प्रेशर बना के रखेंगे। भागवत साहब ने अभी तक तो कहा है कि वो 80 साल की उम्र तक शाखाएं लगाएंगे, और मोदी जी ने 2035 तक का अपना कार्यक्रम बता दिया है कि क्या क्या करने वाले हैं। मोदी जी के लिए एक जो संकट कह सकते हैं आप, वो ये कि भागवत साहब ने मथुरा और काशी को लेकर जो पहले वो उनकी जो ध्वनि थी कि वो उसको नहीं छेड़ने वाले हैं, उस पर हाथ नहीं लगाएंगे, राम जन्मभूमि के साथ काम पूरा हो गया, उसको छेड़ दिया। उसको यूं छेड़ा है कि हम संघ तो इसमें नहीं पड़ेगा, पर स्वयं सेवक जो हैं वो जो हिंदू होने के नाते इसमें शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, आशुतोष जी, और आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो संघ के नजदीक हैं, और आदित्यनाथ के बारे में ये भी कहा जाता है कि अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव हुए थे, जिसमें अमित शाह जी के कैंडिडेट को हारना पड़ा, उसमें भी आदित्यनाथ जी की भूमिका बताई जाती है कि वो राजपूत लॉबी के होने के कारण उनकी भूमिका रूडी जी के साथ समर्थन की थी। अब ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं आशुतोष जी कि इसका संबंध पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव से है। वो ये है कि जिन राज्यों में स्टेट प्रेसिडेंट्स के चुनाव अभी तक नहीं हो पाए हैं, आपको आश्चर्य होगा, वो राज्य हैं यूपी, हरियाणा और गुजरात। अब आप पूछ सकते हैं कि गुजरात तो मोदी जी का और अमित शाह जी का राज्य है, वहां क्यों नहीं चुनाव हो पाए? क्या योगी आदित्यनाथ नहीं होने दे रहे हैं उत्तर प्रदेश? और क्या हरियाणा में क्यों नहीं हो पा रहा है? संघ की बड़ी भूमिका है उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, और गुजरात में जो एंटी लॉबी है या एंटी जो सत्ता के खिलाफ जो लॉबी है, वो चुनाव नहीं होने दे रही है। ये बड़ा सेटबैक है। इसका मतलब ये कि तीनों राज्यों में हमारे केंद्रीय नेतृत्व की चल नहीं रही है। इसका मतलब है कि संघ का जो प्रभाव है वो काफी व्यापक है। तो इसलिए ये इस लड़ाई के बारे में मैं तो कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना चाहता। मैं केवल ये कहूँगा कि हमको अभी प्रतीक्षा 1 महीने तो करना पड़ेगी। देखिए, आप चाहें तो मत करिए, पर ये पितृपक्ष, नवरात्रि और विजयादशमी तक तो आशुतोष जी आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगी जी। और उसके बाद ही कोई डिबेट आप इस पर रखना कि कोई भागवत साहब क्या कर रहे हैं। नहीं, अभी वो बहुत दुखी मन से लौटे हैं, ये मान के चलते, और पीड़ित होकर लौटे हैं। उनका एक जिसको कहना चाहिए कि कोई आदमी मिलने आया हो पार्क में और उनको जिससे मिलने आया वो मिले नहीं, वो उसको पार्क कर दे, तो ये ऐसी स्थिति हो गई है। और इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 75 साल हमारी नहीं चलती, हमारी चलती होती तो अध्यक्ष बन जाता, ये समान दुख वो बांट कर चले गए। अब डिबेट्स तो चल ही रही हैं आपके यहाँ, तो सुबह से ही शुरू हो गई है सत्य हिंदी पर, तो अपन भी एक डिबेट कर लेते हैं। हालांकि इस डिबेट का क्या नतीजा आपके दर्शकों के लिए मैं नहीं कहता, पर मैं इसको भागवत साहब की यात्रा, मोदी जी द्वारा उपेक्षा उनकी, और दुखी मन से जवाब देना,
चाहे वो पूछवाए गए हों कि आप ये पूछ लीजिए जवाब, क्योंकि ये यहाँ जाने से पहले कन्वे करना जरूरी है। अब इसमें आप ये भी ढूंढ सकते हैं कि मोदी जी के सामने सरेंडर कर दिया भागवत जी ने या नहीं किया, अपन इसको किसी उस पर नहीं पहुंचाना चाहते। ठीक है सर। हाँ, तो इसलिए अपन इसी नोट पर खत्म कर देते हैं, क्योंकि नरेंद्र सरेंडर तो कई जगह चल रहा है, इसलिए ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.